अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 1 से इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए। इसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 7 तक को कर लिए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 8 को करेंगे। सेट नंबर 1 से 7 तक हो चुका है और सेट नंबर 8 को आज करेंगे। खास तौर पर इसमें जीके और जीएस के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को दिए गए पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। उस पीडीएफ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न में। पहला नंबर प्रश्न से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के मैथ और रीजनिंग के हम लोग डायरेक्ट छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं और आप लोग को दिए गए पीडीएफ से खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं छठा नंबर प्रश्न से। एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चल रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। व्यक्ति को किस दिशा में धक्का लगेगा अगर कार तेज बाईं ओर मुड़ती है तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाईं ओर। धक्का दाईं ओर लगेगी। जब कार बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति पर एक जड़त्व बल कार्य करता है जो उसे दाईं ओर ढकेलता है। जड़त्व वह प्रकृति है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के पहले नियम के रूप में भी जाना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होती है। एम अति जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से सॉल्व कीजिएगा तो mgh बराबर m दिया गया है 5, g दिया गया है 10 और h दिया गया है 5। तो ये तीनों को गुना करने पे आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 250 जूल। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे 8वां नंबर प्रश्न। किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहना चाहिए। तो 8 का राइट आंसर ए में दिया गया ओम का नियम, बी में न्यूटन का नियम, सी में फैराडे का नियम और डी में जूल का नियम। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम का नियम। ओम का नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु यह शर्त है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहना चाहिए। ओम का नियम विद्युत परिपथों में विश्लेषण में एक मूलभूत नियम है। गणितीय सूत्र में ओम के नियम को V बराबर आई आर दर्शाया जाता है। V बराबर आई आर दर्शाया जाता है। आगे 9वां नंबर प्रश्न। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। तो 9 का राइट आंसर बताना है। ए में उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव तक, बी में हमेशा उत्तरी ध्रुव के लंबवत, सी में हमेशा दक्षिणी ध्रुव के लंबवत और डी में दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जिनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक के मामलों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जिन्हें समझाना आवश्यक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। दूसरा है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर बंद हो जाती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। आगे 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न में उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो ए में परिक्षेपण, बी में प्रकीर्णन, सी में अपवर्तन और डी में विवर्तन। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए। परिक्षेपण प्रक्रिया में श्वेत रंगों का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों की गति माध्यम में भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आप लोग को दिए गए पीडीएफ से सॉल्व कीजिएगा। विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दारी की थी।
इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी, जिस कारण युद्ध में पराजित हुए थे? तो ए में मीर जाफर, बी में अलीवर्दी खान, सी में मुर्शिद कुली खान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर जाफर। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। 22 नंबर प्रश्न, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए में भूपेंद्र नाथ मित्र, बी में सतीश रंजन दास, सी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बनाया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया था। डेट याद रखिएगा, 1909 के भारतीय परिषद एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का गठन 1773 में हुआ था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का गठन सर्वप्रथम 1773 में हुआ था। आगे 23 नंबर प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में किया गया था और सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आगे 24 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ए में 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है के संबंध में उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसका कार्यकाल जो अनुच्छेद 56 में वर्णित है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। अनेकों बार बन सकते हैं, इसका कोई समय सीमा नहीं है कि 1 बार या 2 बार बन सकते हैं। आगे 25 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान सभा के अंतर्गत अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो ए में सी राजगोपालाचारी, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ था, उसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे 26 नंबर प्रश्न में स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो ए में हैदराबाद की जनता, बी में जूनागढ़ की जनता, सी में कश्मीर की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूनागढ़ की। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देशी रियासत विभाग बनाया गया था। पूछा जाता है कि देशी रियासत विभाग को किसने बनवाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देशी रियासत विभाग बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था भारत में। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न, भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है। ए में मधु से, बी में मीट से, सी में दूध से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में गुलाबी क्रांति मीट से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली, पोल्ट्री और प्याज उत्पादन से भी है। प्रमुख
कृषि क्रांति एवं संबंधित, जैसे दूध, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? भारत 1972 में अपना परिचालन प्रारंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ए में ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से, बी में कनाडा की सहायता से, सी में यूएसएसआर रूस की सहायता से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसएसआर। भारत 1972 में अपना परिचालन प्रारंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, स्थापना 1964 में की गई थी। आगे 29 नंबर प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो ए में 80 डिग्री अक्षांश तक, बी में 75 डिग्री अक्षांश तक, सी में 70 डिग्री अक्षांश तक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है। ध्रुवीय क्षेत्र 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध का क्षेत्र दोनों गोलार्ध में है। विषुवत रेखा के दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश तक, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। 23.5 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। आगे 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न में डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो 30 का राइट आंसर बताना है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेगोस। ऑप्शन नंबर ए, चेगोस पर। डिएगो गार्सिया चेगोस द्वीप समूह पर स्थित है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जो मॉरिशस और यूके के बीच 1965 के विवाद का केंद्र है। 1965 का विवाद का केंद्र है यूके और मॉरिशस के। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का डैश कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का डैश कहते हैं। ए में गलनांक, बी में तिरिक बिंदु, सी में क्वथनांक और डी में संलग्न बिंदु कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक एक विशिष्ट तापमान होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। आगे 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न में जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिक ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? किस बिंदु पर अधिकतम होती है? ए में गिरते समय आधे रास्ते पर, बी में जब यह धरती से टकराने वाली हो तब, सी में गिरते समय 1/4 रास्ते पर और डी में गिरने के आरंभ में। तो 37 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी, जब यह धरती से टकराने वाली होती है तब इसकी अधिकतम गतिक ऊर्जा अधिकतम होती है। जब यह धरती से टकराने वाली होती है तब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कुल ऊर्जा के अनुसार। आगे 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा हो, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ए में 0, बी में 1, सी में अनंत और डी में 1 से कम। तो 38 का राइट आंसर बताना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। 100 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जल की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उबलता हुआ जल जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो इसका ताप नियत रहता है, इसका ताप नियत रहता है। आगे 39 नंबर प्रश्न, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ए में दिया गया सिस्मोग्राफ, बी में बैरोग्राफ, सी में पोलरीमीटर और डी में पॉलीग्राफ। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ। लाइव डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसी तत्वों के अंदर बदलाव के आधार पर तय होता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण भी यह पता लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसमें व्यक्ति की बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है? तो 40 का राइट आंसर ए में कोलाइडी विलयन के अवयव केवल परिक्षिप्त
प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। बी में कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। और सी में कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। और डी में कोलाइड का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। वास्तव बिलियन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइड नियमों बिलियन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। आगे प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो ए में 13वां संशोधन, बी में 24वां संशोधन, सी में 39वां संशोधन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 24वां संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज बाद जो 1967 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन या न्यून कर सके तथा अनुच्छेद 13 के 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज, 1973 में डेट को याद रखना, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संशोधन अधिनियम वैध है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है तथा अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में अनुच्छेद 368 के तहत होने वाली संशोधन अधिनियम शामिल है, परंतु संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे को उल्लंघन नहीं कर सकती है। आगे 52 नंबर प्रश्न में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? ए में कैकूबाद, बी में नसीरुद्दीन, सी में अली मर्दान और डी में आराम शाह। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल में मुस्लिम राज का संस्थापक है। आगे 53 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1772 से 85 तक था, 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल चला। दूसरा में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक चला, 1848 से 1856 तक। तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका 1798 से 1805 तक कार्यकाल रहा, 1805 तक। और कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक कार्यकाल रहा। इसको अरेंज करना है तो 53 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, पहले वॉरेन हेस्टिंग है, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेस्ली और लास्ट में डलहौजी है। चलिए 54 नंबर प्रश्न, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक है कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ए में कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, बी में आर.सी. मजूमदार, सी में बी.डी. सावरकर और डी में बिपिन चंद्रा। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित 1857 के भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, जो 1909 में प्रकाशित की गई थी। पुस्तक को 1909 में प्रकाशित की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1899 में बी.डी. सावरकर ने एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की स्थापना किए थे। मित्र मेला की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे 55 नंबर प्रश्न, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ए में 1786, बी में 1787, सी में 1788 और डी में 1789। 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1786 में। पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया था और 1770 के अकाल की तबाही के बाद कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने 1786 में गोलघर की स्थापना किए थे। जब 1770 में अकाल पड़ा था, उसके प्रकोप को देखते हुए 1786 में
जॉन गॉस्टिंग के द्वारा ब्रिटिश सेना और अकाल पीड़ित भारतीय लोगों के लिए गोलघर एक विशाल अन्न भंडार बनाया गया था। इसका निर्माण तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा करवाया गया था। 56 नंबर प्रश्न, काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है। ए में राजस्थान में, बी में महाराष्ट्र में, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल में। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर भी कहा जाता है। नार्वेस्टर वर्षा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चाय, जूट और चावल की खेती हेतु लाभदायक है। 57 नंबर प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ए में दिहांग के नाम से, बी में जमुना के नाम से, सी में सांगपो के नाम से, डी में लोहित के नाम से। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिहांग के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुगडुम हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे 58 नंबर प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जहां केसर का उत्पादन होता है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो ए में जम्मू कश्मीर, बी में उत्तराखंड में, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में पंजाब में। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी केसर के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर की करेवा मिट्टी केसर के लिए उपयुक्त है, करेवा मिट्टी, याद रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 3 सदस्य शामिल थे, 3 सदस्य। पैथिक लॉरेंस, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के 2 अन्य सदस्य एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव पारित किया था, 16 मई 1946 को। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ए में अनुच्छेद 356 के तहत, बी में 365 के तहत, सी में अनुच्छेद 359 और डी में अनुच्छेद 360। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रीय 354 में, अनुच्छेद 354 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रीय और वित्तीय आपात की बात की जाए तो अनुच्छेद 361 में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया वित्तीय आपातकाल। प्रश्न संख्या 61 से लेकर 65 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 66 नंबर प्रश्न, रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? तो ए में पैलेडियम, बी में सोना और सी में रजत और डी में प्लेटिनम का। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोना का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे अक्सर नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1911 में प्रतिपादित किया गया था। और यह मॉडल प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग पर आधारित था। आगे 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न में कहा गया है, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं। ए में आयनिक यौगिक, बी में असंतृप्त यौगिक, सी में आयनिक और संतृप्त यौगिक दोनों और डी में संतृप्त यौगिक। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संतृप्त यौगिक, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन और यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न में कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? ए में गैलियम और सीजियम, बी में कॉपर और कोबाल्ट, सी में आयरन और निकेल, डी में जिंक और कॉपर। तो 68 का राइट आंसर
68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम। कमरे का तापमान आमतौर पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। गैलियम का पिघलन बिंदु लगभग 29.76 होता है, 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। और सीजियम की बात की जाए, सीजियम की पिघलन बिंदु तो 28.4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक होती है? निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक होती है? ए में आर्गन, बी में हीलियम, सी में ऑक्सीजन और डी में फास्फोरस। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक होती है। द्विपरमाणुक अणु वे अणु होते हैं जो दो परमाणुओं से बने होते हैं। वे परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं, ये अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारिक है? आर्गन का एक संभारिक है। तो ए में पोटेशियम, बी में सोडियम, सी में क्लोरीन और डी में कैल्शियम। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम आर्गन का एक संभारिक है। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमानों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमानों की संख्या समान होती है। प्रश्न संख्या 71 से 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 81 नंबर प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है? निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है? ए में बांग्लादेश, बी में यूएसए, सी में चीन और डी में रूस में। तो 81 का राइट आंसर, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए में। ऑप्शन नंबर बी। द्विदलीय प्रणाली एक ऐसी दलीय प्रणाली है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति का संचालन करती है। भारत बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 82 नंबर प्रश्न, 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इनमें से कौन? 83 नंबर प्रश्न में, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ए में 1985 में 51वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी में 1975 में 51वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी में 1975 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। दल बदल कानून में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन कर परिवर्तन किया गया था। 2003 के द्वारा संशोधन कर परिवर्तन किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध किया गया है। आगे 84 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 243। ऑप्शन नंबर ए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। आगे 85 नंबर प्रश्न, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 में हर घर बिजली योजना शुरू किया गया था। 87 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए में राजस्थान, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में बिहार और डी में उत्तर प्रदेश। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 राज्य में पहला बिहार है, जिसकी साक्षरता का प्रतिशत 51.5% है, 51.5%। और दूसरे स्थान पर सबसे कम में राजस्थान है, दूसरे स्थान पर सबसे कम में राजस्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है।
केरल है जिसमें महिला साक्षरता दर 92.1% है। 92.1% महिला साक्षरता दर है। आगे 88 नंबर प्रश्न, असम का सत्रिया नृत्य डैश से प्रेरित है। असम का सत्रिया नृत्य डैश से प्रेरित नृत्य है। ए में शक्ति आंदोलन, बी में तंत्रवाद, सी में भक्ति आंदोलन और डी में सूफी आंदोलन। 88 का राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भक्ति आंदोलन। असम का सत्रिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव श्रीमांत द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया है। सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। 2000 ईस्वी में भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्यों में के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है सत्रिया नृत्य को। 89 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में नॉर्मन बोरलॉग और डी में एम एस स्वामीनाथन। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम एस स्वामीनाथन ने किया था। एम एस स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादन वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। 90 नंबर प्रश्न, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल जो था 2012 से 17 तक रहा। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 17 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर विकास, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। ए में केवल जल, बी में केवल लवण, सी में जल और लवण और डी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल और लवण। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया के बाद जल और लवण बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। 97 नंबर प्रश्न, कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होती है। ए में ठंडे जल में शर्करा के क्रिस्टल से, बी में गर्म जल में शर्करा के क्रिस्टल से, सी में ठंडे जल में शर्करा का पाउडर और डी में गर्म जल में शर्करा का पाउडर। तो 97 का राइट आंसर बताना है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्म जल में शर्करा का पाउडर। गर्म जल में शर्करा का पाउडर से ठोस पदार्थ की द्रव में विलीयता का घुलनशीलता कई कारकों में प्रभावित होता है, जैसे में तापमान के बढ़ने से द्रव में ठोस पदार्थ की विलीयता बढ़ जाती है। आगे 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है। कौन सी धातु बोला गया है कि द्रव अवस्था में मौजूद होती है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पारा धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है। और द्रव अधातु की बात किया जाए तो ब्रोमीन, द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन होता है। 99 नंबर प्रश्न में स्वपरागण निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है। स्वपरागण निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है। तो ए में दिया गया उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। बी में कहा गया उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होता है। और सी में एकलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है। और डी में एकलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व होता है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागण निम्नलिखित में से संभव होता है उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। इस स्थिति को समकालपक्वता कहा जाता है। समकालपक्वता कहा जाता है। 100वां नंबर प्रश्न में मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है।
ए में वह ताप जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं, बी में पर्यावरणीय संकेत, सी में अनुवांशिकी रचना और डी में भ्रूण के भाग से। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मानव में बच्चों का लिंग अनुवांशिक रचना द्वारा निर्धारित होती है। मनुष्य में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए में सतलज नदी, बी में चिनाब नदी, सी में रावी नदी और डी में श्योक नदी। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी चंद्रा और भागा नामक 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएँ हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में मिलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर की है, 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की। 112 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का? तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान। ऑप्शन नंबर सी, भूटान भारत के साथ कुल 9 क्षेत्र सीमाएं साझा करती है, जिनमें से 7 देश स्थलीय सीमा साझा करती है और 2 श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा वाले देश हैं। 113 नंबर प्रश्न, भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया? भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो ए में मानसूनी, बी में ठंडे, सी में सूखे और डी में बंजर। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसूनी। ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी हो जाएगा। भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, अतः भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय तथा भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हो जाता है। 114 नंबर प्रश्न में सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? ए में क्रिकेट से, बी में हॉकी से, सी में फुटबॉल से और डी में बास्केटबॉल से। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से। हॉकी से और संबंधित कप है जैसे आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, सब हॉकी से संबंधित है, सभी हॉकी से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित कप हो गया रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। और फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी या सुब्रतो कप, मंडेका कप, डुरंड कप आदि फुटबॉल से संबंधित है। आगे 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक चला था। 2012 से 2017 तक। 16वें लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन एनडीए सरकार ने योजना आयोग की समाप्त करने के पश्चात पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने की घोषणा की गई। आगे 116 नंबर प्रश्न, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। ए में भारत से, बी में ब्राज़ील से, सी में सोमालिया से और डी में ऑस्ट्रेलिया से। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधित है। आगे 117 नंबर प्रश्न में संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्न में से किसने किए थे? ए में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में रासबिहारी घोष, सी में राजा राम मोहन राय और डी में शिशिर कुमार घोष। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा की पत्रिका है जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1821 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। 118 नंबर प्रश्न में 119 नंबर प्रश्न में इंडिया एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए में खुशवंत सिंह, बी में एपीजे अब्दुल कलाम, सी में जयराम रमेश और डी में लाल कृष्ण आडवाणी। तो 119 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी। और माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। इग्नाइटेड माइंड के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे 120 नंबर प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ए में बिहार में, बी में उड़ीसा में, सी में महाराष्ट्र में और डी में तमिलनाडु में। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल का नाम सिमुल के पेड़ से लिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 121 से 125 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 126 नंबर प्रश्न, बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ए में वायु, बी में जल, सी में सूर्य का प्रकाश, डी में जंतु। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है। बीजों के प्रकीर्णन का अर्थ है बीजों का अपने मूल पौधों से दूर फैलना। यह पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह उन्हें नए क्षेत्रों में उपनिवेश बताने, अतिव्यवस्था से बचने और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मदद करती है। 127 नंबर प्रश्न, गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करती है? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। 128 नंबर प्रश्न, 128 नंबर प्रश्न में मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संक्रमण कराने पर F1 संतति में कौन विशेषक प्रकट हुआ? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लंबा। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में लंबा विशेषक प्रकट हुआ था। 129 नंबर प्रश्न, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाती है। अनेक हार्मोनों का स्राव करके शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। आगे 130 नंबर प्रश्न, 130 नंबर प्रश्न में कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिमयीय सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका। प्रश्न संख्या 131 से 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 142 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन है? पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायत समिति के सचिव बीडीओ होते हैं। पंचायत समिति के सचिव जो होते हैं वो बीडीओ होते हैं। आगे 143 नंबर प्रश्न, 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है? तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 विषयों पर। ऑप्शन नंबर बी, 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 144 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किन क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान दिया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किन क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान दिया है? तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। 145 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रीटोरिया और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है। आगे 146 नंबर प्रश्न, मोटोजीबी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मोटोजीबी
अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को बैगनिया। 147 नंबर प्रश्न, 4 अप्रैल 2025 को डैश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया गया था, छठा शिखर सम्मेलन जो कि बैंकॉक में आयोजित किया गया था, थाईलैंड की राजधानी। 148 नंबर प्रश्न, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ए में उम्मीद, बी में वफादार, सी में इस्लामिक वक्फ, डी में दामन। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उम्मीद कर दिया गया। उम्मीद का फुल फॉर्म जो है, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कर दिया गया है। 149 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? ए गुजरात में, बी तेलंगाना, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 150 नंबर प्रश्न, 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था? 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ? ए में धर्मेंद्र, बी में मनोज कुमार, सी में गोविंदा और डी में अनिल कपूर। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर बी।